सॉरी सर, बट जी सर ग्राफ का ना मुझे क्लियर नहीं है, मुझे सिर्फ पाई चार्ट वाले का ही कर, बाकी का मुझे क्लियर नहीं है। अगर किसी और स्टूडेंट का तो वो मुझे बता दे। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं आपको चार चीजें डिफरेंट बता रहा हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा हम उस डेटा के लिए यूज करते हैं जो कंटिन्यूस डेटा होता है, ठीक है। प्लीज ओके। अब यहाँ पे आपको मैं जरा बता दूं, थोड़ा सा इसकी इसलिए मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज की शक्ल में भी और डिस्कशन भी होगी, क्योंकि थोड़ा सा ये चीज आ जाएगी कि हमें इनका पता हो। अब फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा हम कंटिन्यू जो डेटा होता है जिसको हमने कांस्टेंट लेना होता है, कंटिन्यूस चल रहा होता है, ठीक है, उसके लिए मोस्टली जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उस चार्ट को हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन की शक्ल में करते हैं, ठीक है। स्लैटेड पार्ट का मतलब ये होता है कि हमने कुछ चीजों को स्पेसिफिक एरिया देना होता है, ठीक है, कि इस एरिया में इतना जो गैप है, एक सैंपल साइज हमने बनाया तो उसको एक स्पेसिफिक एरियाज में शेयर करते हैं। इसके अभी दूसरे यूनिट में है मेरे पास, उसमें मैं आपको जरा डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। फिर पाई चार्ट का मतलब बेसिकली हमेशा हम जो जैसे मैरिड हो गया, अनमैरिड, डाइवर्स वगैरह, जो स्मॉल डेटा होता है जिसकी नंबर ज्यादा हो लेकिन स्मॉल, इसकी हम स्पेसिफिक चीजों को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव भी हम कह सकते हैं उसमें। तो वो पाई चार्ट में जो राउंडेड शक्ल नहीं होता, जो एक दायरा बना होता है, उसमें सर अलग अलग चीज की होती है। जस्ट लाइक पिज्जा स्लाइस। कलर के साथ शो करते हैं जिसको। हाँ, डिफरेंट कलर जो हम शो कर देते हैं, सर ठीक है। जी सर। अच्छा, अब पाईग्राम और हिस्टोग्राम, दीज आर द बोथ सेम थिंग, ये करीबन दोनों सेम होती है, लेकिन पाई चार्ट इज राउंड, ये राउंड होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक्सेल शीट में भी अगर दिखा दूं भी कि कैसे बनाना होता है, मैं आपको जरा यहाँ शेयर करके बताता भी हूँ, ठीक है, साथ साथ कि आपने बनाना कैसे होगा। मैं एक एक्सेल पेपर खोल के आपको जरा क्या देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे होता है अक्सर, ये अच्छा। अब मुझे ये बताए, एक्सेल शीट नजर आ रही है आपको? है एक्सेल शीट नजर आ रही है आपके पास? जी जी सर, नजर आ रही है। अच्छा, नजर आ अब रही है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ आर, ठीक है, और साथ में मैंने लिखा हमारे, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा 5, यहाँ मैंने लिखा 6, यहाँ मैंने लिखा 3, यहाँ मैंने लिखा 4 5, यहाँ मैंने लिखा 3, यहाँ अगेन लिख रहा हूँ 7। अब मैंने इसको मैं कहता हूँ कि ये मैं शो करूँ पाई चार्ट में, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट के बाद मैं जाके इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ कि मैंने इसके ऊपर अब टेबल लेआउट देना है या इसको फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। डेटा पे जाना है मैंने, उसमें कैसे, तो ये डिफरेंट आपके पास ऊपर चीज आएगी, लेकिन मैंने होम के ऊपर नहीं, मुझे यहाँ नहीं नजर आएगा ये चीज, तो मुझे जाएगा इंसर्ट। और मैंने यहाँ देखना है कि मेरे पास चार्ट है, ये देख रहे हो, रिकमेंडेड चार्ट। अब मैंने कहा कि इसको मैंने शो करना है पाई चार्ट में, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सारे मैप्स हैं और इस मैप में मैंने पाई चार्ट में लिखना है जो राउंडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा ये चार्ट्स की ऑल चार्ट्स, देखिए ये डिफरेंट आ रही है। अभी मैंने पाई पे जा रहा है, ये जो चार्ट है इसके ऊपर मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये इधर आ गया। अब ये क्या है, आपको नजर आ रही है? अब यस सर। इस पे मैंने ऐड कर दिया, ऐड द लेबल डेटा। अब मैंने ऐड कर दिया लेबल को, डेटा को, कि जो मैंने यहाँ लिया था, तो मैंने सिर्फ क्योंकि एक मैरिड को लिया है ना, अब मैंने अनमैरिड इसके साथ नहीं शो हो रहा, ये एक की मैंने डेटा का कर दिया। अगर दोनों को मैंने करना है तो ये मेरे पास दो डिफरेंस आ जाएगा। अब जो मैरिड लोग थे वो कितने थे, 5 3 और 3 डिफरेंट कलर में शो कर रहे। अब मैं इसको काट के मैंने कहा कि नहीं, मुझे दोनों को करना है, तो मैं दोनों को इस तरह करके, ठीक है, और इंसर्ट में जाकर इस पाई चार्ट के ऊपर आऊंगा और इधर इसकी ये शो कर। अब फिर मेरे पास 1 2 3 के साथ शो कर रहे हैं, मैरिड सिर्फ आ रही क्योंकि एक नहीं आ रहा दूसरा डेटा। अगर मैंने लेबल करने तो फिर मेरा ये डेटा अलग से देगा। ये इसी तरह हम डिफरेंट जो है इसमें उसमें भी कर देते हैं। एक मिनट, ये इन दोनों को मैं ले लेता हूँ, मैंने सिर्फ इन दोनों को शो करना है, तो ये मैरिड को दे रहे, अनमैरिड को नहीं उठा रहा, क्योंकि ये मुझे एक ही लाइन में दोनों को चाहिए होगा, ठीक है। तो दोनों को जब मैं एक लाइन में करूंगा फिर शो करके फिर जब जाके ये इम्प्लीमेंट होगा ये एक्सेल के अंदर। अच्छा, ये था आपके पास पाई चार्ट। ये जो चार्ट है ये बाकी
ये चार्ट जो है दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। यहाँ पे दोनों शो हो रही है, देख रहे हैं आप, 1 में देखिए। अब मैं इसके ऊपर डेटा लेवल भी कर दूं तो दोनों शो होगा, मैरिड एंड अनमैरिड। ठीक है, मैरिड का कलर जो है वो कौन सा है, ब्लू, और अनमैरिड का कौन सा है, ब्लू ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज। और ठीक है, तो ये इस तरह 1 2 3 दिस चार्ट इज कॉल्ड योर हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम है। फिर इसी तरह अगर इसमें आप देखेंगे, ये जो चार्ट है, ये लाइनों वाला, ये पोली ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था, ये वो वाला चार्ट। ठीक है, ये सारे इस तरह आपके पास आते जाएंगे। तो ये हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, SPSS में तो बहुत इजी होता है, वहां आप पुट करते हो, जो चार्ट आप मांगना चाह रहे हो वो आपको वहां से दे देगा। तो ये आप समझ आ गई कि ये क्या चीजें हैं, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, और स्कार्टेड भी इसमें होती है, लेकिन स्कार्टेड इसमें एक्सेल में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो आपको अलग फिर बनाना पड़ता है, वो मैनुअल होता है, वो हम बना लेते हैं। वो इस तरह हम करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक चार्ट ले लिया, ग्राफ, और इसमें मैंने इस कलर को कर दिए हैं, इसको मैं कलर दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये वाला, कि ये जो येलो कलर है ये मेरे पास मैरिड को शो करेगा, यहाँ पे ऑरेंज जो है वो मेरे पास जो है वो अनमैरिड को शो करेगा। ठीक है, एक प्लाट इस तरह के स्लॉट्स में बनाता चला जाता हूँ। ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं स्लॉटिंग। अब यहाँ पे मैं अगेन अपनी पेपर्स की तरफ आ जाऊँ ताकि वो जो एमसीक्यूज था उसको हम सॉर्ट आउट कर दें। अब यहाँ देखिए, ये चारों की हमने बात की, ये थोड़ी सी समझ आ गई चीजें कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, स्कॉटेड प्लॉट क्या है, पाई चार्ट क्या है, हिस्टोग्राम क्या है। सर ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोबारा बता। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोबारा एक्सेल पे बता दूं। जी सर ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं। जी, ये आपको नजर आ रही है, ये जो डेटा कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है ना, कंटिन्यूस डेटा जिसे हम कहते हैं। कंटिन्यूस डेटा का मतलब ये है कि मैंने कहा कि 1 से लेकर 39 तक जो लोग हैं, ठीक है, वो मेरे पास जो एज फॉल करते हैं दैट इज 40, वो 40 के ग्रुप में करते हैं। ठीक है, फिर 39 40 से जो 50 के लोग हैं, ग्रुप 10 लोगों का जो ग्रुप है दैट इज 42 ईयर्स। तो उसको जब मैं शो करता हूँ तो वो मेरे पास जो चार्ट बन जाता है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जिस तरह मैं आपके पास नोट से भी जरा बता दूं, यूनिट नंबर 2 में सर क्या पूछा आपने? 1 मिनट, ये हिस्टोग्राम का मैं बात पॉलीगॉन उसकी बात करता हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये अगर आप देखेंगे ना, नॉमिनल डेटा, फ्रीक्वेंसी रेशियोज आप लोगों ने अभी बात की ना, हम बात कर रहे थे, ये जब हम शो करते हैं, मैं आपके साथ जरा स्क्रीन में कुछ को शो करना चाह रहा हूँ, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ये अब नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन, प्रेजेंटिंग डेटा। जी सर, नजर आ रहा ये है। बेसिकली आपका यूनिट 3 में था। इसमें अगर आप देखेंगे, एक है फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, जो आप लोगों ने इस तरह की है या नहीं मुझे इसका नहीं पता, लेकिन ऑलरेडी आपका यूनिट हो चुका है। मैंने अगर किसी को देखना, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने दी है कि द ब्लड ग्रुप ऑफ BS इन फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट इज फॉलोज, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो मैं फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहा हूँ। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल को जब मैंने शो करना है ग्राफ के अंदर, तो इसको मैं कहता हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, अब वो कैसे मैं करता हूँ, फिर इसमें कंटीन्यूअस टेबल भी होता है कि डिफरेंट नंबर्स होते हैं, कैरियर नॉन कैरियर्स आ जाते हैं, ग्राफ्स। ठीक है, तो अभी ग्राफ्स की जो है बात हम करते हैं। ये जो आपके पास ग्राफ है, ये फर्स्ट वन, इसको मैं कहता हूँ बार चार्ट डायग्राम। ठीक है, जो मैंने अभी आपको कहा कि लिटरेट कितने हैं, प्राइमरी, मैट्रिक, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, दिस योर। फिर मैंने जब ये वाला आप लोगों को अभी दिखाया, दिस इज योर पाई चार्ट, जो आप लोगों ने वहां देखा भी कि एक्सेल पे हम कैसे बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैंने आपको कहा स्टीम एंड लीफ प्लाट, जो स्कॉटेड प्लाट हम कहते हैं, उसको हम लीफ एंड स्टेम कहते हैं, वो भी इसी तरह हम कर रहे होते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी टेबल्स हम बना रहे होते हैं इसी तरह टैली करके, एंड देन वी कैन मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन चार्ट। कैसे बनाते हैं, इसके भी नीचे एक तस्वीर बनी हुई, ये टैली करते हुए इसमें बड़ा टाइम भी लगता है, फिर आपको इसको बनाना होता है। ये फिर आपने इसी तरह इसका
इंटरवल निकालना होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी होती है, फिर उसके बाद आप ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर हिस्टोग्राम अभी आएगा, ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। कंटिन्यूस 151 से 156 फिर 161, ठीक है। बॉक्स एंड फर्स्ट पार्ट आ गया, ये वाला जो मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है, जो ग्राफ्स इस तरह बना रहे होते हैं। फिर ये जो आपका डेटा है इसमें हमने न्यूमेरिकल क्वार्टाइल भी लेना होता है। ये देखिए अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये नजर आ रही है अभी? जी सर। जी सर, नजर आ रही है। ठीक है, अब आप देख ले, ये 35, 45, 55। अब मैंने कहा कि इस पे मैंने एग्जांपल ऊपर लिखी हुई, अगर आप देखेंगे एग्जांपल, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर 642 साइकोलॉजिकल टेस्ट स्कोर इज शोइंग फॉलोइंग फिगर। द फर्स्ट लेवल on x-axis is 35. This represents an interval extended from 29.5 to 39.5 since the lowest test score is 46. ठीक है, जो मेरे पास सबसे कम स्कोर टेस्ट था वो कितना था? 46 था। तो मैंने उसके हिसाब से उसको जब देखा है तो मैंने 35, क्योंकि दरमियान में मैंने 9, 10 का एक गैप दिया है, 10 का इंटरवल दिया हुआ है हर एक के अंदर। उस इंटरवल के बाद मैंने देखा है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों का 46 पे स्कोर था वो कितने लोग थे, ठीक है। फिर मैंने देखा कि नहीं, जिन लोगों का स्कोर 55 है उनका कितने नंबर थे, 90 पे कितने लोग थे, 85 पे कितने थे। तो यहाँ से एक तरफ से मैंने फ्रिक्वेंसी डाल दी जो मैंने 20 के इंटरवल से बनाई है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 114, 180, ठीक है। और इस तरफ जो मैंने नीचे टी स्कोर डाला हुआ है दैट इज 34, 45, 55, 65, 75, इस तरह से मैंने दिया हुआ है। अब इसको अगर आप देखते हो, दिस से कंटिन्यूस डेटा के ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये अब क्लियर हो रहा है? जी सर। अच्छा, अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा रहमत इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आगे जो मैं जा रहा हूँ ना वो बड़ा मुश्किल सी चीजें आ रही है। तो आप लोगों को ये बेसिक्स 3 यूनिट जो है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उस पर जरा बड़ा काम करना पड़ेगा खुद से। और क्योंकि मैं कोशिश करके कि इसमें थोड़ा सा जाऊँ, या अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात की। अगर आप देखेंगे तो ये सारी ग्राफ्स की यहाँ पर मैंने बात की हुई है और आप लोगों को बताया। अभी किसी को ये पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? जी, someone is telling me about how to calculate the cumulative frequency. थोड़ा सा बता सकेंगे? क्लास प्लीज, क्लास तो जी बता सर। दे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं आप लोग? सर उसमें वैल्यू दी होती है, पहले एक्स की वैल्यू होती है। उसमें दो तरह से, अच्छा अभी याद रखिए, हमेशा आपके पास डेटा दो तरह से होगा, एक सिंगल डेटा हम कहते हैं और एक को हम कहते हैं ग्रुप डेटा। सिंगल डेटा का मतलब है कि 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक जो है, लेकिन जहां 0 लग गया इसका मतलब हो गया इट इज डबल। अब वो ग्रुप डेटा हो गया। ग्रुप डेटा और सिंगल डेटा में हम बहुत अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मसला ये होता है कि उनको ये नहीं समझ आ रहा होता कि अब मुझे दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। इन्हें पे यूनिट 3 खोला था ना, इधर दोबारा इसी पे ही आपके पास आ जाती है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एक सिंपल डेटा की कैसे निकालनी है और ग्रुप की कैसे निकालनी, फ्रीक्वेंसी टेबल पे मजा। ये जो डेटा है ये देखिए, इसमें आपने कहीं 0 नजर नहीं आ रहा होगा, 9 से कम होंगे नंबर। क्लियर आ रही है? ये मैं बड़ा कर दूं स्क्रीन को अभी? सर नजर आ रही है। आ रही है। अब आप देखेंगे ना, तो मैंने अगर यहाँ आप मेरे नोट्स उठा के जरा देख लेंगे तो मैंने कहा है द मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एन असाइनमेंट्स टू द बीएसएन स्टूडेंट्स फॉर एज फॉलो प्रेजेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल। आपसे मैंने कहा इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में शो कर दे। तो क्या करेंगे आप, आपके पास स्टेप्स है, यू कैन ऑलवेज गो टू अ स्टेप वाइज। जब आप स्टेप वाइज इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर आप कभी भी चीजें भूल नहीं जाएंगे। नंबर 1, टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल वी प्रोसीड एज वी कैन मेक 3 लाइन्स, ठीक है, 3 टेबल बनाएंगे, 3 रो विथ 3 टेबल्स, ठीक है। कॉलम्स भी 3 होंगे और 3 रो भी होंगे। या आप कॉपी ले लेंगे तो कॉपी पे भी ट्राई कर दे आप लोग, ताकि थोड़ा सा हैंड प्रैक्टिस जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना तो ये चीजें भूल नहीं जाते। तो उसमें पहले आपने क्या करना है, 3 कंस्ट्रक्ट विथ 3 कॉलम। फर्स्ट कॉलम शो व्हाट इज बीन अरेंज्ड,
पहले कॉलम में आपने क्या करना है, अरेंज क्या करना है। तो मैंने क्या अरेंज करना है, स्टूडेंट की मार्क्स को क्या अरेंज करना है, मार्क्स। मैं पहले मार्क्स पे चला गया, उसको मैंने लिख दिया। दूसरा अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि टैली करूँ कि एक नंबर मेरे पास कितनी दफा आ चुका है, कि एक क्लास के अंदर स्टूडेंट ने 5 अगर मार्क्स लिए तो कितने स्टूडेंट ने 5 मार्क्स लिए। ठीक है, तो उसको मैं टैली करता जाऊंगा। यहाँ ऊपर एक क्लास लगाता जाऊंगा, ठीक है, लाइन, इसके ऊपर एक लाइन इस तरह लगाऊंगा। ठीक है, जिस तरह इसको मैंने काट दिया, ये मेरे पास एक आ गया नीचे, ये देख रहे हो ना। ठीक है, फिर मैंने 5 एक दफा है, दूसरा 5 मेरे पास है, ये 2 दफा 5 हो गया, दोनों को मैंने काट के नीचे 2 लाइनें लगा दी। 6 मेरे पास कितनी दफा है, 1 2 3 4, और कोई चीज है, 9 सर। नहीं है ना, तो कितने, 4 हो गए। तो अब 4 लाइनें मैं नीचे लगाऊंगा, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 4 दफा जो है वो 6 स्टूडेंट ने 6 नंबर लिए, 4 स्टूडेंट ने क्या किए हैं, 6 नंबर लिए। इसी तरह फिर मैं देखता हूँ कि जी, एक्सक्यूज मी सर, इसमें लाइन लगाएंगे या हम फिगर लिखेंगे, जैसे मतलब 5 अच्छा 6 एक मिनट, नंबर एक 4 ये देख ले, स्टूडेंट लिए। देख ले स्टेप नंबर 3। अब देखिए 4 पे 4 मार्क्स मेरे पास कितने स्टूडेंट ने लिए, 2। 2 ने लिए सर। मैंने ऊपर 2 पे लाइन लगाई है, 4 मैंने 2 दफा काटा होगा, एक ये है 4 काट दिया मैंने इसको, दूसरा 4 ये था मैंने काट दिया, और मैंने ये नीचे क्या कर दिया, 2 लाइनें लगा दी। फिर मैंने दोनों पांचों को काट के, एक 5 ये है और दूसरा 5 ये है, दोनों को काट के मैंने क्या कर दिया, 2 लाइनें लगा दी। ठीक है, अब मेरे पास 6 कितने दफा है, 4, तो मैंने कितने लाइनें लगाई हैं, 1 2 3 4। अब जब मैं 5 पे जाऊंगा, अगर कोई नंबर मेरे पास 5 आ चुका हो, फिर मैंने क्या करना होगा, 5 लाइनें लगाऊंगा। जी सर। नहीं, 5 लाइनें नहीं लगाऊंगा, मैं 4 लाइनें लगाकर और 4 उसके और एक को ऊपर क्रॉस कर देंगे। क्रॉस लगाऊंगा, जी सर, ताकि उसके मेरे ऊपर पास लगाएंगे। जी काउंटिंग में आसानी हो। अब मेरे पास जिस पर जी, एग्जाम्पल क्रॉस ये है करेंगे। 7, 1 2 3 4 5, 5 है। तो अब मैंने नीचे क्या किया है, आप देख ले, 1 2 3 4 और 5, 5 को मैंने क्रॉस करके एक पैकेट बना दिया। अब इस पैकेट को काउंट करने में मेरे लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अब इसी तरह मैंने 8 को काउंट किया, फिर 9 और फिर 10। अब मैंने जब ये देखा तो आगे मैंने उसकी नंबर लिखी कि 2 है, कि मेरे पास एक बीएसएन की सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट थे, उसमें से 2 स्टूडेंट ने 4 मार्क्स लिए, 2 स्टूडेंट ने 5 लिए, और 4 स्टूडेंट ने 6 मार्क्स लिए, और 5 स्टूडेंट ने 7 मार्क्स लिए हैं, 4 स्टूडेंट ने 8 मार्क्स लिए हैं, और 2 स्टूडेंट ने 9 मार्क्स लिए, और एक स्टूडेंट ने सिर्फ 10 मार्क्स लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 स्टेप्स में चीजें हो गई। स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट द टेबल कर दिया, जिसमें रो एंड कॉलम बना दिए। फिर मैंने उसमें शो कर दिया कि मैंने मार्क्स को देखना है, उस मार्क्स को मैंने लिख दिए। दूसरे में मैंने टैली करना शुरू कर दिया, और टैली के आगे तीसरे कॉलम में मैंने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो ये आपका क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी टेबल। इट इज अनग्रुप डेटा। ये कौन सा था, अनग्रुप डेटा था, लेकिन इसको मैंने कोशिश ही करूं, अगर सबसे बेस्ट ये होगा कि आई कैन डू इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ मैं चला जाऊं। पहले डेटा अगर मैं असेंडिंग में करूं तो मुझे टैली करते हुए इशू नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस तरह रफ भी कर दूं कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हो तो फिर आपको टैली करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ हो जाती है। दूसरे जनरली अगर इसकी मैं बात कर दूं फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा की, अब ग्रुप डेटा में मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल में नीचे दिया हुआ है, और ये मैं आपको अभी असाइनमेंट की शक्ल में भी आज दूंगा, आप लोगों ने करके मुझे सबमिट भी करना है। ठीक है, द नंबर ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फ्रॉम मोटर बाइक्स वर रिकॉर्डेड फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर 2003। 2003 में एक्सीडेंट्स हो गए थे बाइक्स के। जब हमने रिजल्ट्स देखे तो 28 भी थे एक महीने के अंदर, किसी जगह पे 122 थे, किसी हॉस्पिटल में 217 थे, किसी में 130, डिफरेंट हॉस्पिटल्स का ये डेटा था। ठीक है, अब मैंने कहा नहीं, इसको तो मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि इतने हॉस्पिटल्स का डेटा को मैं कैसे हर हॉस्पिटल के नाम से देख लूं। तो मैंने कहा नहीं, इसको मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल में देखना है कि मेरे पास एक नंबर आ जाए। तो उसको मैं कैसे करूंगा, उसकी भी स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल वी प्रोसीड एज नंबर 1,
सबसे पहले मैंने इस वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है। किसमें लेके जाना है? असेंडिंग, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। फिर मैंने क्या करना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को हाईएस्ट वैल्यू से माइनस करना है। बड़े नंबर से क्या करना है? छोटे नंबर को माइनस। सर इसकी रेंज माइनस निकाल कर, रहे हैं ये तो। हाँ रेंज निकालने हैं ताकि हम एक जी रेंज सर। आ जाए। अच्छा, इंटरवल जी इज सर। डिपेंड ऑन यू। इंटरवल हम कोई फिक्स नहीं करते कि आपने वेट कितनी रखनी, ये स्टूडेंट पे भी डिपेंड होता है और आपके रिसर्चर पे भी डिपेंड होता है कि वो किस तरह उसको रखना चाह रहे हैं। लेकिन आपको रो जो है वो या इंटरवल जो है वो निकालना मस्ट होता है कि इतना इंटरवल होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक क्या कर दिया, डेटा रख दिया कि माइनस कर दिया, उसको 40 पे डिवाइड कर दिया तो दैट इज 4.7 आ गया। मैंने कहा नहीं कि मेरे पास जो है वो 5 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो कॉलम मैंने कैसे कर दिए? अब मैंने जो दरमियान में स्पेस रखा था वो मैंने कितना रखा था? 40। तो मैंने 0 से 39, 40 to 79 ये मैंने सारे नंबर क्लास इंटरवल डाल दिए। पहले में स्टेप नंबर 1 मैंने क्या कर दिया? कलम बनाया और हर एक ग्रुप मेरा जो था वो 40 का होगा। तो मैंने इसको इसी तरह से पहले क्लास इंटरवल बनाया। फिर क्लास इंटरवल में दूसरा मैंने क्या कर दिया? अब टैली करना शुरू कर दिया। ठीक है, टैली करते हुए हर एक को काटते हुए आगे मैंने नंबर्स डालते गए। तो जिस तरह मैंने ये टैली करते गए, इधर टैली के नंबर लगाए, तो मैंने कहा कि 0 से 39 के दरमियान कितने लोग थे? एक बंदा था। ठीक है, एक बंदा था सर। बिल्कुल आरटीए हो चुका था। जो 40 से 79 तक थे, 40 से 79 तक, वो 5 लोग हैं क्योंकि मैंने एक क्रॉस निशान ऊपर लगाई है, नीचे 4 है। फिर 80 से 119 तक जो लोग थे दैट इज 5, 5 और 2, मेरे पास 12 हो गए। 12। ठीक है, जी सर। फिर मैंने कहा कि 120 से 159 तक अगर मैं देखूं 5, 6, 7, 8 हो गए। ठीक है, फिर 160 से 199 तक मेरे पास कितने? 1, 2, 3 और 4, और 200 से 239 तक 1। अब इसको मैंने टोटल करके तो दैट इज 31 लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी मेरे पास बन गई। तो मेरे पास ये आ गया कि इसी तरह अगर ये जो हॉस्पिटल्स के अंदर आरडीएस थी इस एज में या जिस एरिया में थी, तो वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 31 पे मैंने शो कर दी। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, इसको मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी शो करना है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे क्यों शो करनी चाहिए? वाई? ये क्या जरूरत है मुझे, इसकी क्या नीड पड़ रही है, और ये क्या भला है? कभी पढ़ा है आप लोगों ने? जी सर, पढ़ा तो है। क्या था, कैसे पढ़ा था, क्या चीजें थी? सर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब मालूम करने के लिए बताया था सर ने। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी टेबल में जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इनको हमने मेजर किया। जैसे आपके पास ये 31 आ गया। हाँ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ना हम फ्रीक्वेंसी को उस पर डिवाइड करते जाएंगे। यस, जैसे हर 1 है, 1 को 31 पे डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एंड इट शुड बी इसका जो सम होगा, ये याद रखें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि सर ये इसका सम 1 के 1, इक्वल आना चाहिए। हाँ, पॉइंट नाइन फिर हमें फाइव पता से चलेगा कि लेकर, जी यस 1 पे। डेटा फिर हमारा हमें पता ठीक, चलेगा कि हमारा डाटा ठीक है। अगर नहीं आएगा तो इसमें हमने कलेक्ट सही नहीं किया उसको ना। इसका मतलब है कि हमारा डेटा सैंपल सही नहीं था। इसका मतलब है कि हमने जो जी सैंपल साइज लिए वो ठीक नहीं था, या जो हमने डेटा कलेक्शन किया उसमें कहीं ना कहीं एरर है। ठीक है, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसलिए निकालते हैं कि इसका सम इज ऑलवेज बिटवीन 0.95 to 1, 0.95 से 1 के दरमियान हो। ठीक है, 0.95 से 1 के दरमियान, कि ना 1 से ऊपर हो और ना 0.95 से कम हो, इसके दरमियान में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड योर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब तीसरी चीज इसमें हम कहते हैं इट इज कॉल्ड योर कम्युलेटिव कम्युलेटिव। फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या इंपॉर्टेंट बात है? व्हाट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को मतलब अपर से हम स्टार्ट करते हैं टेबल के और उनको मेजर करना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, वो सम करना स्टार्ट करते हैं। यस, ठीक है, जैसे वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना, वो लास्ट तक आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी होते हैं कि 1 + 5 = 6, 6 + 6 = 12। ठीक है, आगे इस तरह चले जाते हैं ना, आगे जो नंबर आएगा। जैसे यहाँ अगर आप देखते हैं आपके पास है, मैं यहाँ पर निशान भी लगाऊंगा, ये 1 था ना मेरे पास। ठीक है, अब 1 1 चला गया, लेकिन इस 1 के साथ मैंने क्या करना है? 5 ऐड करना है, तो कितना होगा? 6। 6 के साथ मैंने 12 ऐड करना है तो कितना होगा? 18। 18 के साथ 8 ऐड करना होगा, कितना होगा? 26।
26 के साथ 4 ऐड करना है, कितना है 30, 1 ऐड करना है तो इक्वल टू 31। The frequency is always should equal to the last number of your cumulative frequency. यस सर। ठीक है, अब समझ आ रही है। अब मैं यहाँ पे इसको गंदा कर रहा हूँ ना, आपको गंदा सा लग रहा होगा क्योंकि मैंने वो लाइनें लगाई है। लाइनें नजर आती है आप लोगों को? यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जी सर शो हो रही है। ठीक है। तो इस तरह से ये दिस इज योर क्लास इंटरवल के अंदर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल। अब इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फिर भी वही बात कि हमने कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कि ये भी 1 के बराबर हो, ठीक है, वही वाली बात, दे आर द सेम थिंग्स। जैसे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर इसी कम्युलेटिव की हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं कि 1/31, 6/31 और 18 जो प्लस किया था हमने उसको हम क्या करते हैं, सम के साथ निकाल के और हम ले लेते हैं और इसी को फिर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। जैसे मैंने आपकी अभी बात की हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम पे आपने इस तरह इसको शो करना। अब देखिए मैंने क्लास इंटरवल लिया था कि 151 से 155 के जो लोग थे, फ्रीक्वेंसी थी दैट इज 8। वो कितने लोग थे? 8। तो यहाँ पर मैंने एक इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी ले ली इस तरफ और इस तरफ मैंने वेट इन पाउंड ले लिया। तो ये मैंने कंटिन्यूस इस तरह शो कर दिया और इस तरह मैंने इसकी ग्राफ बनाई। तो यहाँ पे मेरे पास ये नंबर्स आ जाएंगे कि ये कितने हैं, 151 से 155 के दरमियान जो लोग थे दैट इज 8। अब देख रहे हो इधर, फिर जी सर। 156 से 160 तक कितने लोग हैं? 7, ठीक है, ये 7 आ जाएगा, मिड में आ रहे, ठीक है। और 161 से 165 के दरमियान जो लोग हैं, इस तरह अगर मैं देख लूँ स्टार्ट, तो यहाँ पर मेरे पास ये कितना आ रहे हैं, दैट इज 15। तो इन दोनों के दरमियान आ रहे हैं। फिर इसी तरह ये दोनों बिल्कुल बराबर आ रही है, 9 पे आ रही है, ठीक है, ये 10 और 8 के दरमियान। फिर ये वाला मेरे पास आ रही है 2, बिल्कुल 2 के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर योर ग्राफ्स की ये फ्रीक्वेंसी आपको शो कर सके। अच्छा, इसको मैं जरा रेजर कर दूं ताकि अभी क्लियर हो रहा है। यहाँ तक जो चीजें थी रिवाइज होकर कुछ समझ आ गया? जी सर। मेरे ख्याल से अब आगे मैं जाऊं या यहाँ तक आज आपको थोड़ा सा टास्क दे दूं, कैसे चाह रहे आप लोग? सर जैसे आप। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा सा मैंने देना है। अच्छा, और पेपर जरा दोबारा निकाल लेता हूँ, उसी की के साथ निकालता हूँ अभी, ठीक है। थोड़ा सा क्विकली जाएंगे हम। अब देख ले, पहले आपने सैंपल कहा था जिसने मैडम ने बहुत गुड एक्सेलेंट आंसर था। दूसरे मैंने आपसे क्या कहा था, एज भी किसी ने कहा था बेहतरीन, इट इज योर राइट आंसर। थर्ड जेंडर था, वो भी ठीक था। अब यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था, पाई चार्ट शो भी क्या था। थर्ड, द लेवल ऑफ एजुकेशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल, क्योंकि ये ऑर्डर लेवल होता है, ठीक है। सर एमसीक्यूज वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही जी, अच्छा स्क्रीन आप जो शेयर नहीं पढ़ा हुई? रहे हैं ना। अच्छा नहीं, स्क्रीन, screen सॉरी share सॉरी नहीं। सॉरी, मैं कर लेता हूँ। अब हो गया स्क्रीन शेयर? नहीं जी सर, जी अब सर हो हो गया। गया। ये भी की के साथ जो पेपर था उसको मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख लेंगे, तो पहले वाला आंसर आपका सैंपल इज राइट। दूसरा क्या था, एज। तीसरा क्या था, जेंडर। अब जो हमने सिनेरियोज था, सिनेरियोज के अंदर देख लिया, पाई चार्ट था, बात की हमने पाई चार्ट के ऊपर कि ये हमने कैसे शो करना है। अब हमने बात एक और करनी थी ऑर्डिनल डेटा की, जो डेटा टाइप्स थे ना उसमें थोड़ी सी हमने भी बात करनी थी, क्योंकि प्रीवियस चीजें इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करो ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब देखिए 3 तरह से डेटा हमारे पास होता है। एक होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल और इन्फ्लेशनल या डिस्ट्रैक्ट भी हम कहते हैं उसको, ठीक है। नॉमिनल डेटा का मतलब होता है नेम्स वाइज, ठीक है, जैसे मेल फीमेल्स, ठीक है, जेंडर, जी नेम्स के साथ जो शो किया जाता है उसको हम नॉमिनल्स भी कहते हैं। ऑर्डिनल का मतलब होता है एक ऑर्डर, तरतीब, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, दिस इज योर ऑर्डर, ठीक है। पेन में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये क्या है, ऑर्डर है। डिस्क्रीट डेटा में आपके पास कोई, आप खुद से तरतीब बना देते हो, डिस्क्रीट होता है, उसमें आप कोई नंबर नहीं देते, उसमें आप ग्रुपिंग करते हो, उसको हम रेशनल या फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज की तरफ भी चले जाते हैं। यूनिट नंबर 2 जो आपका आता है बेसिकली, उसकी ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड अब क्या है, द बेस्ट वे टू डिस्प्ले एज डेटा इंट्रा। तो आप इसमें करेंगे, मैंने आप लोगों को अभी कहा था, एक हिस्टोग्राम था और एक बार चार्ट, तो आप इन दोनों में इसको डिस्प्ले कर सकते हो, क्योंकि एज क्या होता है, कांस्टेंट भी चल रहा होता है। बार चार्ट में इसलिए हम शो कर सकते हैं क्या, हम एक स्पेसिफिक एरिया देते हैं, जैसे मैंने एक्सेल में अभी शो किया था, ये था बार चार्ट। एक मिनट में आपको जरा बार चार्ट भी दिखा दूं,
ये जो ये आपका हिस्ट्री, सॉरी एक मिनट, मैं जरा इस पे लिख दूं आपको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। 31, 35, 36, 40। अच्छा ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी, एक मिनट में आपको स्क्रीन भी जरा शो कर दूं। अच्छा ये स्क्रीन नजर आ रही है अभी एक्सेल वाला? जी सर, नजर आ रही है। यहाँ मैंने ऊपर लिखा एज, नीचे मैंने अभी एज दे दिया 31 से 35, 36 से 40, ठीक है। अब 41 से मैं दे रहा हूँ 45, और आगे मैं नंबर्स दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ईयर्स। ईयर्स में मैंने दे दिए हैं, ये हो गए 6 पीपल, ये हो गए 7, हो गए 8, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को शो करना है ग्राफ के अंदर। कौन से वाले ग्राफ के अंदर? इस वाले ग्राफ के अंदर, सॉरी एक को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप? जी सर। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो मेरे पास 31 से 35 साल के जो लोग हैं वो कितने हैं? 6। 6। ये जी सर। ये मेरे पास क्या है? ये बार चार्ट है। ये क्या है? ये जो चार्ट है ये बार चार्ट है, ठीक है। यहाँ अगर आप अभी देख रहे थे तो हमने दो तरह से चार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी की? एक बार चार्ट की और एक हिस्टोग्राम की। तो ये क्या था? ये बार चार्ट था। हिस्टोग्राम में क्या था? जो मैंने आप लोगों को अभी शो किया था वो कंटिन्यूस जो चल रहा था। मैं अभी उसको कंटिन्यूस में भी शो करता हूँ, देख ले, ठीक है। अब कंटिन्यूस में मैंने कैसे करना है इसको? इंसर्ट करके अब ये मुझे कंटिन्यूस दे रहा है लेकिन सिर्फ नंबर्स दे रहे हैं, देख रहे हो 0 to 0.5 4 3 वो दे रहे, ठीक है। क्योंकि ये उस तरह प्लाट पे नहीं देगा मुझे, ये एक ही दे देगा क्योंकि मेरे पास एक ही चीज है। तो ये इसलिए हम ज्यादातर किस में करेंगे? बार चार्ट और हिस्टोग्राम में करेंगे। तो ये क्लियर हो रहा है आपके पास? लेकिन इसको हम स्पेसेस पे भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अच्छा अब आप लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी निकाली है कभी? क्या होती है सेंट्रल टेंडेंसी? हेलो हेलो, जी सर। मैंने कहा आप लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी निकाली है कभी? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन से सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी होती है जो आप निकालते हो। फिर आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि 68% और 95%, 90% स्टैंडर्ड डिविएशन। 1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा, 3 कितना होगा। ये जरा पढ़ा है? जी सर, पढ़ा तो है ये। याद नहीं है? एम्पेरिकल रूल याद है? सर पढ़ा है, याद नहीं है। तो ये तो बहुत बुरी बात, अगर याद नहीं है तो फिर मैं आगे कैसे जाऊंगा? क्योंकि जब तक आप अगर ये चीजें नहीं करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी आपको ना पता हो, स्टैंडर्ड डिविएशन का ना पता हो, तो मुझे तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन और एम्पेरिकल रूल्स पे जाना या हाइपोथेसिस या टी टेस्ट जी टेस्ट के ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको तो एक एक वैल्यू को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज मैं आप लोगों को 2-3 एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ, क्वेश्चंस वो आप लोगों ने करने होंगे, ठीक है। अच्छा फिर आप देखेंगे फॉलोइंग आर द ट्रू, आपने हमने बात की है वो। अच्छा मीन मीडियन मोड आप लोगों ने पढ़ा था। जो फ्रीक्वेंसी रिपीटेडली एक जगह पे आ जाए उसको हम क्या जी कहते सर, हैं? हमने पढ़ा। पढ़ा है ना? द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं?
सर उसको हम मूड कहते हैं, जो फ्रीक्वेंटली Yes. जो हमारे पास होता है उसको नंबर आ रहे, ठीक है। नंबर नंबर मीन्स जो आता के है जिसमें अगर जो नंबर सबसे ज्यादा आ रहे, मीन के एक डेटा है उसमें मेरे पास 5 बहुत ज्यादा आ रहे, तो इसका मतलब है इसका मूड क्या होगा? 5। मीडियन क्या 5 होगा? होगा जी सर। हाउ सर यू कैन मीडियन वो होता है जो हमारे पास डाटा दिया होता है ना, उसमें जो सबसे दरमियान में मिडिल हमारे पास वैल्यू सर। नंबर होता है उसको कहते हैं। अच्छा, अब उसमें भी दो चीजें, एक आपके पास होता है इवन नंबर, एक आपके पास होता है ऑड नंबर। इवन नंबर का कैसे निकालोगे और ऑड को कैसे निकालोगे? फॉर्मूला दोनों के लिए क्या क्या है? कोई मुझे फॉर्मूला बता सकते हैं? सर इनको पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे डेटा को, ठीक है, उसके गुड। बाद जो दरमियान वाली दो वैल्यूज होंगी उनको ऐड करके तो उनको जो है ना 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा है, सही है। लेकिन उसमें भी आपके पास दो तरह से हैं, तो मैं जरा थोड़ा सा उस पर नजरसानी कर दूं आपको, और फिर मैं आपको आज क्योंकि ये देना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रीवियस चीज़ों को मैंने रिपीट करने का मकसद बेसिकली यही था, ताकि आपके पास चीज़ें क्लियर हो। अच्छा, मीन मीडियन एंड मोड को मैंने देखना है, ठीक है। यूनिट 2, दैट इज यूनिट 2। ये देखिए, नॉमिनल स्केल्स, ऑर्डिनल हमने बात की, फ्रीक्वेंसी, रेट, रेशो, अच्छी इसमें में होगा फिर। ये जो आप लोगों को लग रहा होगा ना कि सर ने कुछ चीजें, मैंने बहुत कम चीजें वो की है, पेजेस शेयर किए, लेकिन उसमें आपका कंप्लीट बाय स्टेटिस्टिक है, जितने हैं ना वो कंप्लीट मैंने शेयर किया। अच्छा, ये देखें, इसको हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आप जो सारी चीजें अभी मैं पूछ रहा था ना, मीन, मेजर, सॉरी, मीन, मीडियन, मोड और ये सारी चीजें, तो ये सारी आ जाती, ठीक है। अब उस पे होते हैं एक मीन। मीन के दो तरह से मैंने आपसे बात की, इसका फॉर्मूला याद रखो, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। अब कोई मुझे नंबर ये ऑफ दोबारा ऑब्जर्वेशन ना सर। कहे कि ये क्या मतलब है। एक्स बार का मतलब होता है मीन, एक्स बार इज मीन इज शोइंग बाय एक्स बार, ऑलवेज ये याद रखो। सम ऑफ एक्स का मतलब है कि ये जो टोटल नंबर्स है मेरे पास, 1 2 3, ये सारे नंबर, इस नंबर को जब मैं शो करता हूं तो इसको मैं शो करता हूँ सम ऑफ एक्स से। ये जो ई की तरह उल्टा ई है ना, ये जो उल्टा ई या ई आप कहते हैं उसको, ये और एक्स, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ एक्स। इसको क्या कहते हैं बाय स्टैटिस्टिक में? सम ऑफ एक्स। एक्स। और ये जो स्मॉल एन होता है, दिस इज द सिंपल साइज। ये क्या होता है? सिंपल साइज। सर अब नंबर दो ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑब्जर्वेशन आर सिंपल साइज भी कहते हैं हम इसको। दूसरी चीज याद रखिए कि कैपिटल एन, एक स्मॉल एन होता है और एक कैपिटल एन इज ऑलवेज शो फॉर योर पॉपुलेशन, and small n is show for your सैंपल साइज, ठीक है। सैंपल जो साइज होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, उसके लिए होता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना होगा कि इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि देखिए जब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में चले जाते हैं वहां पर इसकी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। अब मैंने आपसे कहा था, अब ये नंबर अगर आप देखेंगे, दिस इज इवन नंबर, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो मैंने मीन निकाल लिया, 10 नंबर का है, मैंने इसको 10 पे डिवाइड कर दिया, सबको क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, फिर प्लस कर दिया और 10 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, मीन आ गया। अब अगर ये मेरे पास क्लास इंटरवल में हो, ग्रुप 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ठीक है, 6 to 8, 8 to 10, फिर मैं कैसे करूंगा? फिर मैं क्या करूंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा और एक्स निकालूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा,